Good morning students. Today our topic is class 11th political science subject chapter number 4 सामाजिक न्याय। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको 2 वीडियो में पहले के क्लियर करा चुकी हूँ कि न्याय क्या है, न्याय के मुख्य जो तत्व होते हैं या फिर उसके जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या है, न्याय जो है वो कितने पार्टों में बटा हुआ है और कुछ सामाजिक न्याय के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। तो आज का जो टॉपिक है वो भारत में सामाजिक न्याय है। तो सबसे पहले जब न्याय पढ़ा था वो वर्ल्ड के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम भारत के लिए पढ़ेंगे कि वैसे तो भारत में प्राचीन काल से ही भारत की सामाजिक न्याय का समर्थन हुआ है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ये लिखा भी था कि राज्य अनर्थों, असहाय और दिव्यांगों आदि को निर्वाह के साधन प्रदान करेगा, स्त्री व बच्चों व बीमार की सुविधाएं देगा और आर्थिक व्यवस्था का गठन करेगा। इस ढंग से करेगा कि नागरिकों को न्याय प्रदान किया जा सके। यह व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था है। आरंभ में जाति प्रथा पर काम पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। इस समय सामाजिक न्याय को किसी प्रकार की हानि नहीं थी। बाद में जाति प्रथा जन्म पर आधारित हो गई। भारतीय समाज में छुआछूत आदि की बुराइयां उत्पन्न हुई। इसके बाद तो भारतीय समाज अनेक बुराइयों का शिकार हो गया, जैसे छुआछूत का, ऊंच नीच का, सांप्रदायिकता आदि का। एक वर्ग को अछूत समझा जाने लगा, जिससे जीवन के विकास के अवसर भी प्रदान किए गए थे। यहाँ तक कि हरिजनों पर कुआं, तालाब, पाठशाला और मंदिरों में भी प्रयोग करने पर मना कर दिया था या प्रतिबंध लगा दिया था। और 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक थे और राष्ट्रीय नेताओं ने इन बुराइयों को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए और सामाजिक न्याय पर जोर दिया था। लोगों में जागृति उत्पन्न हुई थी और 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने हरिजनों के कल्याण के लिए विशेष कार्य किए थे। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए, जो संविधानों के द्वारा भी भारत में सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए प्रयत्न किए गए थे। तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के प्रावधान क्या क्या थे, किन किन प्रावधानों के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना दी गई थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया कि जो कि सामाजिक समानता, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय की ओर इशारा करता था। ये सभी जो बातें थी वो सामाजिक न्याय के आधार पर ही होती थी। पॉइंट नंबर 2, इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। मौलिक अधिकार धारा 14 और 15 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया था, तभी सभी पर समान कानून लागू हुए और कानूनों के सामने सब समान थे। जाति, धर्म, वंश, लिंग आधार पर किसी प्रकार का कोई भी किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी व्यक्ति को अपने जीवन के विकास के अवसर प्रदान किए गए हैं। अभी इसमें हमारा पॉइंट नंबर 1, जैसे धारा 17 में छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया गया था। सभी सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों की समान रूप से खोल दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, पिछड़े वर्गों का उत्थान, स्त्री, बच्चों और श्रमिकों के स्वास्थ्य रक्षा और उनके शोषण के बचाव के लिए विशेष सुविधाएं और संरक्षण की व्यवस्था की। पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विधानमंडल, सरकारी कार्यालय और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिया गया। पॉइंट नंबर 3, धारा 19 में लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, जो कि बिना किसी भेदभाव के दी गई थी। ये सामाजिक न्याय को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। पॉइंट नंबर 4, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर आर्थिक न्याय की ओर एक कदम था, जो कि सामाजिक न्याय का आधार था। बेगार की समाप्ति की गई थी और लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया था। धारा 29 to 30 में अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक व शैक्षणिक विकास के लिए उन्हें मौलिक अधिकार दिए गए थे, ताकि वे समाज में स्वतंत्रता पूर्वक रह सके और बहुसंख्यक वर्ग उन पर प्रभाव न डाल सके। तो ये था हमारा मौलिक अधिकार का पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा संविधान की प्रस्तावना, सेकंड हमारा मौलिक अधिकार। अब थर्ड पॉइंट होगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें नीति निर्देशक जो सिद्धांत होंगे संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सामाजिक न्याय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऐसे कितने ही सिद्धांतों का वर्णन किया गया जिनका लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना था। इसमें हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा, अनुच्छेद 38 के अनुसार ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सभी नागरिकों को राष्ट्रीय जीवन प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। राज्य अपनी नीति का संकलन इस प्रकार करेगा कि सभी स्त्री और पुरुष समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करा सके। स्त्री और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा वितरण इस प्रकार से हो कि जन साधारण के हितों की प्राप्ति हो सके। श्रमिकों, पुरुषों, स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति तथा बालक की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य न्यायपूर्ण तथा मानवीय दशाओं और प्रसूति की सहायता की व्यवस्था करेगा।
अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य मजदूरों के लिए जीवन उपयोगी वेतन कराने का प्रयत्न किया गया। 46 अनुच्छेद में राज्य समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों का विशेष रूप से वृद्धि और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण को संरक्षण करेगी। अनुच्छेद नंबर 47 के अनुसार राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा। तो ये थे हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत, कुछ अनुच्छेद जिनके माध्यम से पिछड़े हुए लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रावधान दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है? तो उदारवादियों ने न्याय की कानूनी, राजनीतिक व सामाजिक पक्ष पर बल दिया था। इसके विपरीत मार्क्सवादियों ने न्याय के आर्थिक पक्ष को अधिक महत्व दिया था। उन्होंने इसे न्याय का मूल आधार भी माना था। इसी कारण आधुनिक युग में आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रबल और लोकप्रिय होती जा रही है। आर्थिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को धन प्राप्त करने और आर्थिक जीवन में विकास करने के लिए अवसर प्रदान होंगे। तो यहाँ पे कुछ शीतलवाद ने आर्थिक न्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। जैसे आर्थिक न्याय का अर्थ है नागरिक को धन प्राप्त करने व जीवन में उसका प्रयोग करने के समान अवसर प्रदान करने से है। इसमें जो निहित भी है, यह भी निहित है कि जो व्यक्ति असहाय है, वृद्ध है या बेकार है और जो धन अर्जित नहीं कर सकता, समाज को उसकी सहायता करनी चाहिए। अब है हमारे आर्थिक न्याय के लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या गुण हो सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले काम का अधिकार। सभी व्यक्तियों को काम का अधिकार होना चाहिए। मनुष्य की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति अनिवार्य होती है, उसी के लिए नागरिकों को काम करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को काम मिलना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन। चाहे कोई एजुकेटेड है या फिर पढ़ा लिखा नहीं है, तो उस दोनों व्यक्ति बराबर कार्य करते हैं तो दोनों के लिए वेतन भी समान होना चाहिए। न्यूनतम भौतिक आवश्यकताएं की पूर्ति। सबकी छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं जिनकी सभी लोगों की उन आवश्यकताओं को पूर्ति हमें करना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा जो होती है बुढ़ापे में, बीमारी, दिव्यांग या असहायों के लिए उनको अन्य व्यक्तियों को सहायता देनी चाहिए। श्रमिकों के हित की रक्षा करनी चाहिए, उनका शोषण हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप भी होना चाहिए ताकि राज्य पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव आ जाता है तो उस टाइम पे वो राज्य उसका सहायता कर सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लिखेंगे होमवर्क के लिए। स्टार्टिंग 2 टॉपिक है, उसका क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, भारतीय समाज में भारत में संविधान में सामाजिक न्याय के प्रावधान क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। आर्थिक न्याय के लक्षणों का वर्णन कीजिए। थैंक यू।